हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आईक्यू क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण चल रहा था उसका कल आखिरी वीडियो था। उसका पहले हम रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जो भी महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए हैं 2023 से लेकर 2024 फरवरी या मार्च तक, 2024 मार्च तक जितने भी सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हुए हैं, जैसे कॉप 28 हो गया, G20 हो गया, G77 हो गया, G7 हो गया, और ये इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कहाँ हुआ और किसने इसकी अध्यक्षता की, किस कंट्री ने, ये सब आपको बताएंगे। तो दोस्तों, पहले हम कल वाला रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम कुछ नया पढ़ेंगे, ठीक है। दोस्तों, पहला प्रश्न था, कल हमने बताया था अबाबिल ऑपरेशन पाकिस्तान सेना द्वारा चलाया गया था, और उसका एक टारगेट, तो जो सियाचिन ग्लेशियर है उसको अपने अंडर में लेना, अपने प्रभाव में लेना या उस पर कब्जा करना। तो उसने अबाबिल ऑपरेशन जो पाकिस्तानी सेना ने चलाया था, उसने टारगेट रखा था 17 अप्रैल 1984 को क्या कर लेगा, वो सियाचिन पर कब्जा कर लेगा। लेकिन उससे पहले जो भारतीय सेना ने क्या किया, 13 अप्रैल 1984 को ही उस पर कब्जा कर लिया। इसलिए वहां पर उन्हें असफलता मिली और हमारी भारतीय जो सेना है उसको सफलता मिली। तो ये इसकी अबाबिल ऑपरेशन की मुख्य बात आपको बताई। अबाबिल ऑपरेशन पूछा जा चुका है, किससे संबंधित है, तो आप बताओगे सियाचिन ग्लेशियर को जो पाकिस्तानी सेना कब्जा करना चाहती थी, उसके लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था वो अबाबिल ऑपरेशन था। क्लियर। अगला था ऑपरेशन करुणा के बारे में हमने बताया था। ऑपरेशन करुणा क्या है, म्यांमार में ये एक चक्रवात आया था, उस चक्रवात का नाम था मोचा। आपदा आई थी, आपदा मतलब चक्रवात आया था, उसका नाम मोचा था। अब यहाँ पर भाई, जब कहीं किसी भी देश में चक्रवात आया था, वहाँ की जो आर्थिक सामाजिक जो स्थिति होती है वो खराब हो जाती है। तो उनको भारतीय नौसेना ने 3 पोत भेजे थे, आईएनएस शिवालिक, कोमार्ता और सावित्री के द्वारा। यहाँ से खाद्य सामग्री म्यांमार को पहुंचाई थी, जहाँ से म्यांमार को बहुत अधिक मदद मिली थी। और इसके बाद क्या हुआ, आईएनएस घड़ियाल भी एक भेजा गया था पोत। और इसमें क्या था, इसमें चिकित्सा आपूर्ति के संबंध में सारी मेडिसिन को भेजा गया था। तो शिवालिक, कामोर्ता, सावित्री, ये खाद्य सामग्री के लिए 3 पोत भेजे गए थे, और आईएनएस घड़ियाल जो है चिकित्सा चिकित्सा आपूर्ति के लिए ये भेजा गया था, ठीक है। अब वहां पर एक वो है बंदरगाह, उसका नाम आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए, अगला प्रश्न था वैश्विक दासता सूचकांक। दासता सूचकांक मतलब है किस कंट्री में कितने लोग दास के रूप में निवास करते हैं। तो अगर बात करते हैं 2023 में वाक फ्रीडम फ्री फाउंडेशन के द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया। इसमें 3 देश ऐसे बताए गए जिनमें सर्वाधिक क्या है, दास मतलब दासता का शिकार है। तो 3 देश जिनमें आधुनिक दासता ज्यादा है, भारत में 11 मिलियन लोग हैं, चीन में 5.8 मिलियन है, और नॉर्थ कोरिया में 2.7 मिलियन है, ठीक। ये जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए बताया गया, क्योंकि भारत की जनसंख्या सर्वाधिक है और फिर चीन की है। फिर इस प्रकार से ये बताया गया। फिर इसमें बताया गया 160 देशों को शामिल किया गया था। 160 देशों में उत्तर कोरिया, जहाँ का जिम किम है, उत्तर कोरिया जो है वो शीर्ष पर है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अंतिम 160वें स्थान पर कौन है, स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड अंतिम स्थान पे, ठीक। क्लियर। अब बात करते हैं विश्व के 10 सबसे बेस्ट हवाई अड्डे। अब यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर कुछ हवाई अड्डे व्यस्त रहते हैं, अब कुछ होते हैं कि जो कुल यात्री आवागमन होता है उनके संबंध में। तो विश्व के 10 सबसे बेस्ट हवाई अड्डे कौन है, तो 5 अप्रैल 2023 को एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई। इसमें यूएसए का जो अटलांटा जी ए हवाई अड्डा है, इसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ पर कुल यात्री आवागमन में, ठीक, याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2023 में सबसे बेस्ट हवाई अड्डा कुल यात्री आवागमन में है, तो आपका आंसर रहेगा अटलांटा। कहाँ का है, अटलांटा हवाई अड्डा यूएसए का है। क्लियर। लेकिन यहीं पर अगर पूछा अंतर्राष्ट्रीय आवागमन के मामले में, तो ये यूएई का है। यूएई कहाँ, दुबई का हवाई अड्डा है, ठीक। यूएई में दुबई पड़ता है, वो हवाई अड्डा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आवागमन के लिए। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। अब बात करते हैं भारत का स्थान कौन सा है, तो 9वां स्थान भारत को मिला है। और भारत का कौन सा एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक। तो ये क्या हो गए, 10 सबसे बेस्ट हवाई अड्डों में से आपको पहला बताया। पहला मतलब कुल यात्री आवागमन में, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आवागमन में, और भारत की बात की 9वां नंबर मिला है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। क्लियर।
अब है फिनलैंड। फिनलैंड जो है नाटो का 31वां सदस्य बना। नाटो की स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949 में। और इसका अनुच्छेद है, जो नाटो संधि है, इसका एक अनुच्छेद है आर्टिकल 10। इसके अनुसार किसी भी देश को नाटो संगठन में शामिल किया जाता है। ठीक, तो 31वां हो गया फिनलैंड। ठीक, 32वां भी शामिल हो गया। 32वां हो गया स्वीडन। 32वां कौन सा हो गया? स्वीडन। अब यहाँ पर 30 की भी बात कर लेते हैं। 30 शामिल हुआ था उत्तरी मैसेडोनिया। तो 30 उत्तरी मैसेडोनिया, 31 फिनलैंड, 32 स्वीडन। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं नाटो कहाँ? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ठीक, नाटो की स्थापना ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुई थी कि हेडक्वार्टर भी है। अब इसमें 4 देशों ने और शामिल होने के लिए आकांक्षा जाहिर की, इच्छा जाहिर की। उनमें से कौन कौन से 4 देश? बोस्निया है, हर्जेगोविना है। ठीक, बोस्निया, हर्जेगोविना, जॉर्जिया, स्वीडन एवं यूक्रेन। तो स्वीडन तो हो गया, तो बचे कितना? बोस्निया, हर्जेगोविना, जॉर्जिया भी। अब कल हमने बताया था कि हिंदू विरासत माह घोषित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य, तो जॉर्जिया एवं यूक्रेन। ठीक, तो इनमें क्या है, आपके ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन शामिल होने की आकांक्षा जाहिर की, इच्छा जाहिर की। तो बोस्निया हो सकता है, हर्जेगोविना हो सकता है, जॉर्जिया, स्वीडन एवं यूक्रेन हो सकता है। क्लियर? स्वीडन तो हो ही गया है। ठीक, अब क्या है, 2 भारतीय शहर हैं जिनको 50 महानतम स्थानों की सूची 2023 में शामिल किया गया। भारतीय कौन कौन से स्थान है? एक लद्दाख है, दूसरा मयूरगंज। लद्दाख आपका कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। मयूरगंज उड़ीसा में पड़ता है। ठीक, टाइम पत्रिका के द्वारा 50 महानतम स्थानों की सूची में इनको शामिल किया है। तो ये तो इस प्रकार से हमने आपको रिवीजन कराया। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन पर हम चर्चा करें। ठीक, तो कल जो पढ़ाया था, हमने बताया था अवाविल ऑपरेशन, करुणा ऑपरेशन, वैश्विक दास्ता सूचकांक बताया था, और मयूरगंज और लद्दाख जो 50 सूची में शामिल हुए थे शहर। और कौन सा बताया था? और बताया था 4 देश जो उसमें नाटो में शामिल होने की जिसने इच्छा जाएगी। ठीक, तो आज वो तो हो गया, पहले राष्ट्रीय परिदृश्य कंप्लीट हो गया, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य कंप्लीट हो गया, और अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण कंप्लीट हो गया। ठीक, अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुए हैं उनकी बात चर्चा करें। ठीक, तो पहला महत्वपूर्ण सम्मेलन है COP 28। कॉप की फुल फॉर्म क्या होती है? हाँ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP 28। इसका क्या, एक इससे संबंधित है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन 2023, COP 28 इसे कहते हैं। ठीक, जलवायु परिवर्तन में भारत का स्थान 7वां है, याद रखना। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कोई नहीं है। तो COP 28 किससे संबंधित है? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन से। अब इसमें क्या है, COP 28 कहाँ हुआ? दुबई। दुबई कहाँ पड़ती है? UAE में। ठीक, अब इसकी अध्यक्षता किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अध्यक्षता की है सुल्तान अल मोहम्मद जावेर ने। ठीक, सुल्तान अल मोहम्मद जावेर ने की। ठीक, जावेद से याद रखना, जावेर ने की। ठीक, तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन 2023 की अध्यक्षता सुल्तान अल मोहम्मद जावेर ने की। कहाँ हुआ? दुबई में हुआ। ठीक, अब यहीं पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि भारत द्वारा कब आयोजित किया जाएगा, इसका कब आयोजन होगा भारत का? कब करेगा COP का? अब देखिए, भारत द्वारा आयोजित 33वां COP 33वां कौन सा? COP 33 नंबर का जो होगा वो कहाँ होगा? इंडिया में होगा। कब होगा? 2028 में, याद रखना। तो भारत द्वारा COP 33 की मेजबानी करी जाएगी 2028 में। ठीक, तो COP 28 हो गया, COP 29 हो गया। अब किसकी बात करते हैं? तो ये तो 28 में होगा COP 33। अब इसके पीछे हमने बताया था कि COP 28 देख लो, 29, 30। तो COP 28 तो हो गया, COP 29 की बात करो। COP 29 कहाँ होगा? अजरबैजान। अजरबैजान की राजधानी बाकू। तो 23 का हो गया आपका यही दुबई में। 24 का होगा COP 29 अजरबैजान 2024 में। COP 30 याद कर लो, COP 30 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। COP 30 ब्राजील 2025 में। तो COP 28 दुबई 2023, COP 29 अजरबैजान 2024, COP 30 ब्राजील 2025। ठीक, अब इसमें क्या है, मोदी जी ने इसमें ग्रीन क्रेडिट पॉलिसी शुरू की है मोदी जी ने। ठीक है, और 2002 के बाद ये सेकेंड होगा। पहला हुआ था 2002 में COP। ठीक, इसकी अध्यक्षता कर चुका है भारत। अब दूसरा कब करेगा? COP 33, कब? 2028 में। ठीक, अब अगला आता है G7। G7 की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज। ये क्या है?
77 विकासशील देशों का एक समूह है, इसीलिए इसका क्या कहते हैं, G77। इसमें वर्तमान में सदस्य देश कितने, 134 हैं। जब स्थापना हुई थी 77 थे, वर्तमान में कितने हैं, 134। ठीक, अब इसमें क्या है, इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1964 को। कब हुई थी, 15 जून 1964 को। किसके रूप में हुई थी, विकासशील देशों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, G77 की। ठीक, तो इस समय इसके कितने सदस्य हो गए, 134 सदस्य देश हो गए। ठीक, अब इसमें देखिए भारत इसका सदस्य 1964 से ही है, जब इसकी स्थापना हुई थी ग्रुप 77 की, तो भारत तब से इसका सदस्य देश है। ठीक, अब इसमें क्या है, G77 हुआ कहाँ, 2023 का G77 जो हुआ है 2023 का, ये हुआ है कहाँ, G77 प्लस चीन का 2 दिवसीय शिखर। इसमें G77 के साथ चीन ने अपना 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आयोजित करवाया, कहाँ, हवाना। हवाना किसकी राजधानी है, क्यूबा की, याद रखना। तो पूछेगा G77 कहाँ हुआ 2023 का, तो हवाना। हवाना मतलब क्यूबा की राजधानी है। ठीक, अब इसकी अध्यक्षता किसने की, तो क्यूबा में हुआ, तो क्यूबा के ही राष्ट्रपति करेंगे। तो क्यूबा के राष्ट्रपति कौन है, मिगुएल डियाज कैनल, याद रखना नाम है। ठीक, तो G77 2023 की जो सम्मेलन हुआ वो क्यूबा की राजधानी हवाना में हुआ। अध्यक्षता क्यूबा के जो प्रेसिडेंट हैं मिगुएल डियाज कैनल ने की। ठीक, अब G77 के साथ चीन ने भी अपना 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन इसमें समाप्त किया। ठीक, अब क्या है इसमें 2023 का तो ये हो गया, 2024 में कौन करेगा, युगांडा करेगा। 2024 में युगांडा करेगा। युगांडा की राजधानी क्या है, हाँ, युगांडा की राजधानी कंपाला है। युगांडा की राजधानी कंपाला, याद रखना, पूछा गया ये राजधानी इसकी। तो 2023 हवाना की राजधानी, हवाना राजधानी है किसकी, क्यूबा की, 2023 हो गया। 2024 कौन करेगा, युगांडा। युगांडा की राजधानी कंपाला। और 2022 में किसने किया था, पाकिस्तान ने, याद रखना। तो 2022 पाकिस्तान, 2023 क्यूबा, 2024 कंपाला। ठीक, अब बात करते हैं इसकी थीम की बात। थीम क्या है इसमें, वर्तमान विकास चुनौतियां। वर्तमान में क्या है, विकास और उनसे निपटने की चुनौतियां और विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार, ये इसकी क्या है, थीम है। ठीक, क्या है, वर्तमान विकास चुनौतियां विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार, ये क्या है, इसकी थीम है 2023 की। ठीक, अब इसके आगे आता है G20 जो हुआ था, जो G20 हुआ था ये क्या है, G20 ये विकसित राष्ट्रों का एक समूह है, 20 देशों का विकसित राष्ट्रों का एक समूह है। लेकिन भारत ने अब इसकी क्या की थी, अध्यक्षता की। भारत इसका सदस्य देश नहीं है लेकिन भागीदार देश है। ठीक, तो अभी जो हुआ है ये G20 18वें क्रम का हुआ, कहाँ हुआ, भारत में हुआ। कहाँ हुआ, भारत में, 2023 में। ठीक, अब भारत में कहाँ हुआ, भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में। ये पहली बार इसने किया है, क्या किया, भारत ने इसकी अध्यक्षता पहली बार की है। अच्छा, प्रगति मैदान क्या है, भारत प्रगति मैदान था वहीं पर एक जगह है जहां पर ये आपके जो आंदोलन होते हैं उसी को मेंटेन कर दिया गया और उसका नाम परिवर्तित भारत मंडपम कर दिया, याद रखना। ठीक, ये कहाँ है, नई दिल्ली में, पहली बार G20 की अध्यक्षता की भारत ने। ठीक, अब इसमें क्या है, तो ये तो हो गया 60 शहर, भारत के कितने शहर, 60 शहरों में लगभग 200 बैठकें हुई, 60 शहरों में 200 बैठकें हुई। लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वो है कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से शहर शामिल हुए, तो आपका लखनऊ, याद रखना, कौन सा, लखनऊ, 1, बनारस 2, आगरा 3 और गौतम बुद्ध नगर, याद रखना। लखनऊ, बनारस, गौतम बुद्ध नगर और आगरा, ये 4 शहरों में क्या हुई, उत्तर प्रदेश में इसकी बैठकें हुई। ठीक, अब क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसा है जो G20 का शेरपा नियुक्त किया जाता है, जो उसका संचालन करता है। तो अमिताभ कांत को G20 का शेरपा नियुक्त किया है। अमिताभ कांत कौन थे, हाँ, CEO है ये। ठीक, थे या है, वर्तमान में CEO कौन है, नीति आयोग का, चेंज हो गए। ठीक है, याद, होमवर्क है, आप याद रखना। हाँ, VVR सुब्रमण्यम, तो अमिताभ कांत थे, पहले CEO थे। ठीक, तो अब इसमें क्या है, अतिथि देश भी बुलाए गए थे। अतिथि देशों में कौन कौन था, जो बांग्लादेश था, और ये आपका कौन सा था, बांग्लादेश, मिस्र, फिर आपका मॉरिशस, याद रखना। बांग्लादेश शॉर्ट ट्रिक में लिखा है, बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, फिर आपका ये क्या हो जाएगा, नीदरलैंड हो जाएगा, फिर ओमान हो जाएगा, सिंगापुर हो जाएगा, स्पेन हो जाएगा। ठीक, याद रखना। तो बांग्लादेश, मिस्र और मॉरिशस
और आपका नीदरलैंड, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, लास्ट है यूएई। तो ये इसमें क्या रहे, अतिथि देश आए, ठीक, इन्होंने भाग लिया। तो पहला हुआ कॉप 28। कॉप 28 कहाँ हुआ 2023 में, यूएई दुबई में। कॉप 29 होगा अजरबैजान बाकू में। कॉप 30 होगा ब्राजील 2025 में। G77 2023 कहाँ हुआ, क्यूबा की राजधानी हवाना में। 24 में कहाँ होगा, युगांडा राजधानी कंपाला में। 2022 का पाकिस्तान में हुआ। तो G20 का 18वां संस्करण भारत ने इसकी अध्यक्षता की 2023 में। भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुई। लखनऊ, बनारस, आगरा और गौतम बुद्ध नगर ये उत्तर प्रदेश के 4 शहर हैं जिनमें इनकी बैठकें हुई, ठीक। अमिताभ कांत इसके शेरपा नियुक्त हुए। अतिथि देश बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, ओमान और सिंगापुर, स्पेन, यूएई, ठीक। अब अगला प्रश्न है कॉप 5, ठीक, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 5। कॉप 5 एक महत्वपूर्ण संगठन है, याद रखना, ठीक। ये मिनीमाता रोग जानते हो, मिनीमाता रोग किससे होता है? जो पारा जहां पाया जाता है उससे संबंधित होता है। हाँ, कैडमियम वाला। तो मिनीमाता अब इस समय पर 5वीं बैठक, भाई 5 लिखा है तो 5वीं बैठक होगी, ठीक। 5वीं बैठक कहाँ हुई 2023 में, जिनेवा। जिनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा। तो कॉप 5 की 2023 की बैठक जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई। अब कॉप 6 की कहाँ होगी, चिली 2025 में। कॉप 6 की ये इसी से संबंधित होता है, मिनीमाता रोग जो फैलता है, मछली खा लेती है, मछली को आदमी खाते हैं, इस प्रकार से। तो कॉप 5 आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कॉप 6 चिली की राजधानी सेंटियागो 2025 में। कुल इसमें कितने देश हैं, 128 देश हैं। 128 देश ने इस पे हस्ताक्षर करता है, मतलब 128 देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। और अगर पक्षकार कहें, इसके पक्ष में कितने देश हैं, 147 है, ठीक। अब इसकी अध्यक्षता कॉप 5 की 2023 जो जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ, इसकी अध्यक्षता की है क्लाउडिया डुमित्रू। क्लाउडिया डुमित्रू ये रोमानिया से देश से संबंधित है, ठीक। तो किसने अध्यक्षता की, क्लाउडिया डुमित्रू ये रोमानिया देश से संबंधित है, ठीक। अब ये हो गया। अब एक अंतिम प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 3 बेसिन। बेसिन मीन्स क्या होता है, खाड़ी होती है, खाई होती है। 3 बेसिन, ये 3 बेसिन याद रखना, इसको ब्राज़ाविल समिट भी कहते हैं। ये ऐसे 3 बेसिन कह दो या ब्राज़ाविल समिट कह दो, ठीक। अब इसकी बात करते हैं अफ्रीकी देश और कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य की राजधानी याद रखना ब्राज़ाविल है, ठीक। क्या है कांगो गणराज्य की, ब्राज़ाविल, ठीक। 2023 के मध्य इस यहाँ पर पहला और दूसरा क्या हुआ, ये 3 बेसिन समिट हुई। यहाँ पर कहाँ हुआ, ब्राज़ाविल, जो किसकी राजधानी है, कांगो गणराज्य की। जब इसकी शुरुआत हुई थी तब भी यहाँ पहला सम्मेलन हुआ था और दूसरा भी यही सम्मेलन हुआ, ठीक। अब इसमें है क्या, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित जो क्षेत्र है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उसको शामिल किया गया है। अब क्यों शामिल किया गया, यहाँ पर जो कर्क और मकर रेखा के बीच है अधिक जैव विविधता पाई जाती है, ठीक। तो यहाँ पर अमेजन बेसिन, कितनी बेसिन शामिल है, देखो अमेजन बेसिन भी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच आती है, ठीक। कांगो बेसिन भी पड़ती है। बोर्निया मेकांग दक्षिण पूर्व एशिया बेसिन, ठीक। अमेजन बेसिन 1, कांगो बेसिन 2, बोर्निया मेकांग दक्षिणी पूर्व एशिया बेसिन 3 हो गए, इसीलिए इसको 3 बेसिन कहा जाता है, ठीक। अब क्या है, को शामिल किया गया 3। अब इसमें क्या, 3 बेसिन के अंतर्गत, मतलब 3 बेसिन के अंतर्गत 80% क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कितना है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जहां पर वनस्पतियां अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, ठीक। अब इसमें क्या है, इसमें साथ ही विश्व की 2/3 जैव विविधता भी पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता 2/3 यही पाई जाती है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, ठीक। अच्छा, अगर आप ध्रुवों पे चले जाओगे तो वहां पर तो पेड़ पौधे होते नहीं, बर्फ होता है, इसलिए, ठीक। तो इस प्रकार से आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताए, अब आगे बताएंगे अगले वीडियो, ठीक। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।